Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss 5 important PYQs from UGC Net Management Unit number 9. So let's start with question number 1. So question number 1 is, which of the following is not a FDI related entry model of international trade? Okay. So सबसे पहले हम समझेंगे कि FDI क्या होता है, FDI का मतलब क्या होता है। तो एफडीआई का मतलब होता है जब एक फॉरेन कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे और उस कंपनी में अपना कंट्रोल या ओनरशिप भी ले, तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई। करेक्ट। अब ऑप्शन समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा एफडीआई से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर। तो कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब फॉरेन कंपनी और एक लोकल कंपनी दोनों मिलकर बिजनेस चलाती हैं और दोनों ही पार्टीज जो हैं वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, नॉलेज हो गया। तो दोनों ही जो पार्टीज है वो रिसोर्सेज शेयर करती हैं और जो इसमें फॉरेन कंपनी है, जो फॉरेन फर्म है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है और डिसीजन मेकिंग में भी उसका रोल होता है। तो ये एफडीआई का एक फॉर्म हो सकता है। तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो नहीं है। राइट। तो ये तो है, तो इसको अपन ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि उनको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई का पार्ट लगता है, बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर है वो सिर्फ शेयर्स या सिक्योरिटी खरीद ले, पर उस कंपनी का उसको कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। और मैनेजमेंट डिसीजन में भी उसका कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो रिलायंस के जो शेयर्स खरीद ले, राइट, तो उसको रिलायंस कंपनी में उसको कंट्रोल नहीं मिलेगा, उसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। तो ये एफडीआई से रिलेटेड नहीं है क्योंकि एफडीआई का मतलब होता है कि कंट्रोल भी हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो। और एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो ऑप्शन बी है ये एफडीआई का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। पहले हम सी और डी को समझ लेते हैं, फिर अपन करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। राइट। तो ऑप्शन सी क्या है, एक्सपोर्टिंग। अब एक्सपोर्टिंग क्या होता है? एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है जब कंट्री से कुछ भेजें हम दूसरी कंट्री में। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई ओनरशिप नहीं हो रही, इसमें सिर्फ एक ट्रेड हो रहा है कि हम इंडिया से यूएसए मार्केट में प्रोडक्ट्स या गुड्स को भेज रहे हैं। तो ये हो गया एक्सपोर्ट करना। राइट। तो ये एफडीआई से रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी हम करेक्ट आंसर मान सकते हैं। राइट। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, इक्विटी जॉइंट वेंचर। अब इक्विटी जॉइंट वेंचर क्या होता है? इक्विटी जॉइंट वेंचर में फॉरेन कंपनी किसी लोकल फर्म में इक्विटी शेयर लेती है। राइट। इसका मतलब ये है कि उसको ओनरशिप भी मिलती है, कंट्रोल भी मिलता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ये एक एफडीआई का प्रॉपर पार्ट है, तो हम इसको करेक्ट आंसर नहीं मानेंगे, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी और सी, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्टिंग दोनों ही एफडीआई का पार्ट नहीं है। तो जो एफडीआई का पार्ट है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो उस दोनों को एलिमिनेट करके बी और सी को करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is question number 2. Which one of the following is not a feature of eclectic theory given by John Dunning? Right? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो दिए गए ऑप्शंस है उसमें से आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से एक्लेक्टिक थ्योरी का फीचर कौन सा नहीं है। ठीक है। तो एक्लेक्टिक थ्योरी क्या थी? एक्लेक्टिक थ्योरी को दिया था जॉन डनिंग ने। राइट। इसको हम ओली मॉडल या ओली फ्रेमवर्क भी कहते हैं। अब ओली फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ओ का मतलब होता है इसमें ओनरशिप एडवांटेज, और एल का मतलब होता है लोकेशन एडवांटेज, और आई का मतलब होता है इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। और ये तीनों ही जो हैं ये तीनों पिलर्स होते हैं एफडीआई के। ठीक है। और ये तीनों होते हैं फीचर्स एक्लेक्टिक थ्योरी के। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऑप्शंस में क्या बोला जा रहा है। ऑप्शंस में दिए गए हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरनेशनलाइजेशन वर्ड यूज हुआ है जो करेक्ट टर्म होता ही नहीं है। करेक्ट टर्म होता है इंटरनलाइजेशन। राइट। जो ऑप्शन डी है वो है हमारा एक फीचर इसका एक्लेक्टिक थ्योरी का। ठीक है। तो करेक्ट टर्म होता है इंटरनलाइजेशन। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो ओली टर्म का है ही नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ओनरशिप एडवांटेज। ओनरशिप एडवांटेज का मतलब है कि कंपनी के पास ऐसा क्या स्पेशल है, कंपनी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कंपनी का ब्रांड नेम क्या है, कंपनी के पास पेटेंट है क्या। राइट। तो मतलब कंपनी के पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है।
राइट, तो उसको हम बोलते हैं ओनरशिप एडवांटेज, राइट। ऐसा क्या स्पेशल है? ऑप्शन सी इज लोकेशन एडवांटेज। लोकेशन एडवांटेज मतलब कौन सी कंट्री में जाना बेनिफिशियल है। जैसे कोई दूसरी कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, तो राइट, अगर वो कंट्री इंडिया में आ रही है तो इंडिया में क्या अच्छा है, इंडिया के पास चीप लेबर है, राइट, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, राइट। उसके बाद जो मार्केट साइज है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, राइट। मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होगा वो लोकेशन एडवांटेज आपको बताता है। ऑप्शन डी इज इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो कंपनी है वो खुद काम करेगी या आउटसोर्स करेगी। अगर कंपनी खुद काम करेगी, खुद ऑपरेट करेगी तो उसको ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, और अगर वो आउटसोर्स करती है तो उसमें रिस्क हो सकता है, राइट। तो मतलब काम खुद करना बेटर है, किसी और को देना है, ये हमको इससे पता चलता है, इंटरनलाइजेशन एडवांटेज से, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ऑप्शन बी और सी और डी तीनों ही जो फीचर्स हैं वो इक्लेक्टिक थ्योरी के हैं, राइट। जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो फीचर नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ द WTO सीक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि WTO का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको WTO का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताती हूँ, ठीक है, टॉप से बॉटम लेवल तक, फिर हम इसके आंसर को मार्क करेंगे, राइट। अब एक सिंपल पिरामिड से समझते हैं। पहला जो लेवल होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर का, जो पहला टॉप लेवल होता है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? ये हमारी टॉप लेवल की बॉडी होती है और इसमें हर 2 साल में मीटिंग्स होती है, और उस मीटिंग्स में हम मेजर डिसीजंस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो हमारी टॉप लेवल की बॉडी होती है। उसके बाद आता है हमारा जनरल काउंसिल, सेकेंड लेवल। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो डेली फंक्शनिंग होती है ना उसको हैंडल करते हैं, राइट। और ये मिनिस्ट्रियल के बाद सेकंड लेवल हायरार्की होती है, और ये कुछ रोल्स भी प्ले करता है, राइट। जैसे ये एक हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, और ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी है, राइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं काउंसिल्स फॉर ईच ब्रॉड एरिया ऑफ ट्रेड। ये क्या होती हैं? ये स्पेशलाइज्ड काउंसिल्स होते हैं। इनका काम होता है स्पेसिफिक एरिया को मैनेज करना, जैसे गुड्स को मैनेज करना, सर्विसेज को मैनेज करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना, तो ये हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ को मैनेज करते हैं। फिर आते हैं हमारी सब्सिडरीज बॉडीज़। ये सबसे नीचे होती है, मतलब ये बॉटम लेवल होता है, ये फोर्थ लेवल होता है, ये डिटेल लेवल का काम करते हैं, राइट। तो हमारी टॉप टू बॉटम हायरार्की क्या होगी? हमारी टॉप टू बॉटम हायरार्की होगी सी, मतलब पहले हमारे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आएगी, फिर हमारी जनरल काउंसिल आएगी ऑप्शन ए, फिर आएंगे हमारे पास काउंसिल्स फॉर ईच ब्रॉड एरिया ऑफ ट्रेड, एंड फिर हमारी आ जाएगी लास्ट लेवल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारी सब्सिडरीज बॉडीज़, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि WTO वॉज स्टेबलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1995। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि WTO जो है वो ऑफिशियली 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट हुआ था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? WTO वॉज स्टेबलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब बेस्ड ऑन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, तो ब्रेटन वुड्स जो 1994 में हुआ था कॉन्फ्रेंस, उसने हमें क्या दिया था? उसने हमें 1994 में IMF और वर्ल्ड बैंक दिया था, WTO उसने नहीं दिया था, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? WTO वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रपोजल ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। सो बेस्ड ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, ये देखो ये जो है ना नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के बाद ही हमारा WTO बना था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या बोला है? WTO वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ UNCTAD, राइट। अब CTAD क्या करता है? अब UNCTAD करता है, ये ट्रेड और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, बट इसने WTO को इस्टेब्लिश नहीं किया था, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है। अब ऑप्शन ई को देखते हैं। ऑप्शन ई बोल रहा है WTO वॉज स्टैब्लिश्ड रिप्लेसिंग द गैट, राइट। तो पहले 1947 में गैट हुआ करता था, जो ट्रेड सिस्टम था, अब WTO ने उसको रिप्लेस किया, तो ये एक हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है,
ठीक है, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए, सी एंड ई। ठीक है, अब आपको पता है इस क्वेश्चन से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस है ना, ए बी सी, ये सारे फैक्ट बेस्ड ऑप्शंस हैं, राइट। तो इसी क्वेश्चंस में से आप 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे आपका WTO के बारे में आपको पता चल जाएगा, WTO कब स्टैब्लिश हुआ था, इसने किसको रिप्लेस किया था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब आई थी, इसने हमको कितनी बॉडीज़ दी थी, राइट। उसके बाद उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन क्या है। तो अगर आप इस शॉर्ट नोट्स, अगर इसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, तो ये यूनिट 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जितने भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जून 2026 में रिपीट होंगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं फंसेगा ना, तो ये जो है ना IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इसका मैचिंग आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जून 2026 में रिपीट होंगे होंगे, राइट। और ये दिसंबर 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितने भी मैंने आज के वीडियो में, लेक्चर में कंप्लीट करने वाली हूँ ना, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो दिसंबर 2024 में पूछे गए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, डेटा वेयरहाउसिंग हैज़ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग। अब आपको डेटा वेयरहाउसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा वेयरहाउस होता क्या है, राइट। तो डेटा वेयरहाउस क्या होता है? डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पर हम मल्टीपल सोर्सेज का डेटा स्टोर करते हैं एनालाइज करने के लिए, करेक्ट। डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है? डेटा वेयरहाउसिंग एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज का डेटा उठा के स्टोर करते हैं एनालाइज करने के लिए, ठीक है। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि ये डेटा को सब्जेक्ट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करता है, मतलब ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से नहीं, ये टॉपिक के हिसाब से डेटा को स्टोर करता है। जैसे कस्टमर्स का डेटा हो गया, सेल्स का डेटा हो गया, प्रोडक्ट्स का डेटा हो गया, तो ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कि मल्टीपल सोर्सेज का डेटा उठाएंगे और उनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा उठाते हैं ना, तो उनका फॉर्मेट अलग होता है, उनकी नेमिंग अलग होती है। तो डेटा वेयरहाउस क्या करता है, सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। और फिर आता है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब कि डेटा वेयरहाउस में हम हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब 5 साल पुराना डेटा हो गया, 10 साल पुराना हो गया, तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, इसमें हम 10 साल 5 साल पुराना डेटा रखते हैं जिससे हम ट्रेंड को एनालाइज कर सकें, ठीक है। हमारा 10 साल पुराना ट्रेंड क्या है, 5 साल पुराना ट्रेंड क्या है, तो वो एनालाइज करने के लिए हम 10 साल और 5 साल पुराने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर आपने डेटा को एक बार स्टोर कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, मतलब आप डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें से जो ऑप्शंस 4-5 दिए गए हैं, इसमें से डेटा वेयरहाउसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है फोकसेस ऑन मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट ओरिएंटेड को, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, डेटा वेयरहाउस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सिस्टम्स लाइक CRM सिस्टम, SCM सिस्टम एक्सेट्रा। अब मैंने क्या बोला कि इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटीग्रेटेड मतलब ये मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है द टाइम वेरिएंट फॉर अ डेटा वेयरहाउस हैज़ अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल पास्ट 10 to 20 ईयर्स। अब ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है टाइम वेरिएंट का। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का डेटा स्टोर होता है एनालिसिस के लिए, ट्रेंड एनालिसिस चेक करने के लिए हम 10 साल 20 साल पुराने डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। इसलिए उसका नाम है डेटा वेयरहाउसिंग, करेक्ट। तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है इट इज स्टोर्ड परमानेंटली, दैट इज डेटा वंस स्टोर्ड कैन नॉट बी अपडेटेड, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब कि अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, तो इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं ऑप्शन ई क्या बोल रहा है। अब ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, इट इज स्टोर्ड टेम्परली, दैट इज डेटा वंस स्टोर्ड कैन नॉट बी अपडेटेड। तो इस ऑप्शन में बोल क्या रहे हैं कि डेटा जो स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है,
ठीक है। और रेगुलरली अपडेट होता है, रेगुलरली अपडेट होता है, ये तो फीचर है ही नहीं डेटा वेयरहाउसिंग का, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर एक बार डेटा स्टोर हो गया तो ना ही वो चेंज होगा, ना ही उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A, B, C, D, और ऑप्शन E जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है। सो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट यूनिट 9 PYQs। सो जो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट 9 के, और ये कॉन्सेप्ट जून 2026 में रिपीट होंगे ही होंगे, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, एंड इफ़ यू फाउंड दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe my channel so that you don't miss the next class. Thanks for watching.